गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, जीबीएम कॉलेज गया से। बच्चों, आज होम साइंस में हम जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है कि हमारा व्यक्तित्व क्या है और किस प्रकार से ये निर्मित हुआ है, कौन कौन से कारक इनको प्रभावित करते हैं और पूरी तरह से हमारा व्यक्तित्व किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो लेक्चर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। तो स्टूडेंट, कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कंटेंट में सबसे पहले मीनिंग, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, चौथा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पर्सनालिटी। मीनिंग के अंदर हम बात करेंगे कि व्यक्तित्व क्या है और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। परिभाषा के अंदर हम बात करेंगे कि किन किन जो मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से व्यवहार को या व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में हम बात करेंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार के व्यक्तित्व को जो है समझाया है, बताया है और ये बताया है कि हमारा व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। और अंतिम में जो हम बात करेंगे वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का कंटेंट हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है कंटेंट मीनिंग। तो हम लोग मीनिंग पर आते हैं। तो मीनिंग की बात करें तो देखो बच्चों, दैनिक बोलचाल में हम लोग सब लोग क्या करते हैं, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग हम लोग डेली करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन पर्सनालिटी को हम लोग क्या करते थे, किसी सुंदर शरीर रचना एवं गठन वाले आकर्षक एवं स्मार्ट व्यक्ति से हम लोग लेते थे। उससे बातचीत अगर करते हैं तो हम लोग काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका व्यक्तित्व तो बड़ा सुंदर और प्रभावशाली है। इसी प्रकार जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनका शरीर रचना एवं गठन सुंदर तो नहीं है और ना ही वो खूबसूरत है, परंतु उनके बोलने का अंदाज क्या है, बहुत ही अच्छा होता है, तो भी हम कहते हैं कि इसका व्यक्तित्व जो है बहुत ही अच्छा है। लेकिन वास्तव में क्या हम व्यक्तित्व शब्द के अर्थ को जानते हैं? तो कहें नहीं, हम इसके अर्थ से पूरी तरह क्या हैं, अनभिज्ञ हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को व्यक्ति के शील गुणों की संज्ञा दी है। व्यक्तित्व के शील गुणों के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे संवेगात्मकता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, प्रभुत्व, ईमानदारी, सहिष्णुता, सत्यवादिता, त्याग, बलिदान, संयम, आत्मविश्वास, या जिसका प्रदर्शन उसके विचारों, आदतों, रुचियों, अभिवृत्तियों, व्यवहार, अभिव्यक्ति के ढंग और कार्य करने के ढंग के आदि के द्वारा होता है, जिसको कई वैज्ञानिकों ने शील गुण कहा है। अब हम लोग वास्तव में पर्सनालिटी के अर्थ को समझते हैं। तो जो पर्सनालिटी है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व जो है वो अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का एक हिंदी रूपांतरण है। और पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा, यानी कि या मुखौटा, जिसका प्रयोग प्राचीन काल में नाटक के पात्र कलाकार के अपने रूप और वेश बदलने में किया करते थे। ठीक है। और व्यक्तित्व की संरचना, गठन, शक्ल, सूरत, वेशभूषा, त्वचा का रंग आदि से वो लोग व्यक्तित्व को समझते थे, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। ठीक है। और जो व्यक्ति अपने बाह्य गुणों एवं सुंदर वस्त्रों से दूसरों को आकर्षित कर लेता था, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा एवं मोहक माना जाता था। परंतु रोमन काल में व्यक्तित्व की परिभाषा बिल्कुल ही बदल गई। ठीक है। तो उसमें व्यक्तित्व किस चीज़ के बारे में कहा जाने लगा, ये माना जाने लगा कि जिस व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्ट गुण है, यानी कि वो विशिष्ट गुणों से परिपूरित है, तो उस व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहने लगे,
परसोना कहने लगे। तो रोमन में डिफाइन करते हुए हरलॉक ने बताया कि टू द रोमन्स परसोना मीन्ट as one appears to other, not as one actually is. The actor create in the mind of audience an impression of the character depicted on the stage, not an impression of what the actor actually was. From this connotation of the word persona, our popular idea of personality as the effect on other has been derived. यानी कि इसको अगर हम समराइज करके बात करें तो हम वही बात आएगी कि हम अगर वर्तमान में व्यक्तित्व के अर्थ की बात करें तो अब ये जो पहले था केवल मुखौटा, इससे बहुत ही विस्तृत रूप ले चुका है। तो व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के सभी आंतरिक और बाह्य गुण आ जाते हैं जो उसके संपूर्ण व्यवहार प्रणाली की ओर संकेत करते हैं। यानी कि सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व व्यक्ति का वातावरण से अनुकूलन एवं सामंजस्य बिठाने का ढंग है। यथार्थ में वह व्यक्ति के शील गुणों का एक ऐसा सुसंगठित एवं समन्वित योग है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की ओर इंगित करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, यानी परिभाषा की। तो इसके डेफिनेशन को अल्पोर्ट नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित करते हुए कहा। अल्पोर्ट की परिभाषा व्यक्तित्व की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा मानी जाती है। तो अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज psychophysical system that determine the individual's unique adjustment to the environment। यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का वह गतिशील संगठन होता है जो वातावरण के साथ उसके अनूठे अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यानी कि जो पर्सनालिटी है वो व्यक्ति के अंदर एक जो है मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है और जो किसी भी व्यक्ति को उसके समाज के साथ समायोजन करने के लिए प्रेरित करता है। अब अल्पोर्ट ने 3 बातें कही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम इसको बताया था। दूसरा बताया था यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट और तीसरा बताया था डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि 3 बातों को उन्होंने अपनी परिभाषा में जो है वो रखा है। तो हम लोग इसको एक एक करके जो है डिफाइन करते हैं। तो पहला उन्होंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि इस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हरलॉक ने इसको डिफाइन करते हुए कहा कि द साइकोलॉजिकल सिस्टम्स आर द हैबिट्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, बिलीव्स, इमोशनल स्टेट्स, sentiments and motives which are psychological in nature but which have a physical basis in the child's neural, glandular and general body state। यानी कि इसको अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो अल्पोर्ट ने इसको व्यक्त करते हुए कहा कि व्यक्तित्व में विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के गुण समाहित हैं। मानसिक गुणों के अंदर आदतें, अभिवृत्ति यानी जो मूल्य, विश्वास, सांवेगिक परिस्थितियाँ आदि आते हैं और शारीरिक गुणों के अंतर्गत तंत्रिकाएं, ग्रंथियाँ एवं सामान्य शारीरिक स्थितियाँ आती हैं। सेकंड उन्होंने कहा था डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी अल्पोर्ट की परिभाषा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्तित्व में क्या है, जड़ता नहीं है। व्यक्तित्व में क्या है, जड़ता नहीं है। यानी कि ये गतिशील है। गत्यात्मकता से
परिवर्तन से होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, पर यह अलग बात है कि कुछ चीज़ों में परिवर्तन तेजी से होता है और कुछ चीज़ों में धीरे धीरे, परंतु परिवर्तन अवश्य ही होता है। इसलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व भी स्थिर नहीं होता। व्यक्ति अच्छे गुणों को अपनाता जाता है और अगर उसके अंदर कुछ अवांछित गुण या दुर्गुण हैं तो उनको वो त्याग देता है। तो इस प्रकार समय एवं परिस्थिति के मांग के अनुसार जो है क्या होता है कि अवांछित गुण और दुर्गुणों से जो है वो त्यागता जाता है। इस प्रकार समय एवं परिस्थिति के मांग के अनुसार व्यक्तित्व में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। यह परिवर्तनशीलता ही व्यक्ति को बदलते परिवेश में समायोजित होने के लिए क्या करती है, मदद करती है। इन्होंने तीसरी जो बात कही थी अपने परिभाषा में, यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, यानी कि अल्पोर्ट के परिभाषा की जो तीसरी विशेषता है वो है व्यक्तित्व में वातावरण के साथ अभूतपूर्व समायोजन का गुण होता है। मनोदैहिक तंत्र प्रेरक बल यानी मोटिवेटिंग फैक्टर्स, जो व्यक्ति एक तरह से कहें तो जो व्यक्ति को वातावरण के प्रति अभूतपूर्व समायोजन में मदद करता है। और ये देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने वातावरण में समायोजन अलग अलग ढंग का होता है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग पर्सनालिटी के होते हैं। भले ही एक परिवार में एक ही वातावरण में वो लोग पले बड़े हों, लेकिन उनके समायोजन करने का जो तरीका है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो कि एक वातावरण में कोई बैठा है तो कोई एक ही वातावरण सबको मिला है, लेकिन इस वातावरण में कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई मोबाइल खेल रहा है, किसी को गाना पसंद है और कोई बात करने में उसकी रुचि है। तो सबका व्यक्तित्व क्या होता है, अलग अलग होता है। अब हम लोग अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की। तो बच्चों व्यक्तित्व को कई भागों में बांटा गया है और इस व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्योंकि कहा भी गया है कि इस धरा पर अगर सभी प्राणी हैं तो समानता भी रखते हैं और एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। और प्रत्येक व्यक्तित्व की जो पर्सनालिटी का जो पैटर्न है ना वो भी बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, किसी की पर्सनालिटी जो है बहुत उन्मुख होती है और कोई बहुत दबे व्यक्तित्व का होता है। तो इस प्रकार से अगर हम पर्सनालिटी के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग ने पर्सनालिटी को अपने जो है बांटा है वो है एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तो अगर हम एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो जैसा कि तुम ऊपर पिक्चर में देख रहे हो, एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाहर की तरफ उसके सारे विकास जो हैं बाहर की तरफ फैले हैं। वो समाज में अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। और ये जो सबसे पहले हम एक्सट्रोवर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सट्रोवर्ट का व्यक्ति जो है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। वो क्या करता है, ये समाज को केंद्र में रखता है, सबसे मिलना जुलना, उठना बैठना, संपर्क स्थापित करना। ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, जनप्रिय एवं व्यवहार कुशल होते हैं। इनमें सामाजिकता का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये अधिकांश समय अपने संगी साथियों एवं समाज के साथ व्यतीत करना चाहते हैं। इनमें वाक चातुर्य बहुत पाया जाता है। ये अपनी वाणी से दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये चंचल स्वभाव के होते हैं, बातूनी होते हैं। ये व्यवहारिकता को अधिक महत्व देते हैं। ये कठिनाई और मुश्किलों से जल्दी घबराते नहीं हैं। नवीन परिस्थितियों में शीघ्रता से समायोजन कर लेते हैं। इनमें आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा होता है। इनमें क्रियाशीलता की भावना बहुत अधिक होती है। इनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है और वर्तमान की तरफ अधिक ध्यान देते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वालों को अपनी प्रशंसा सुनना जो है ये बहुत अच्छा लगता है। और ये क्या होते हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो सफल व्यवसायी होते हैं, यानी कि वो हर काम जो रिस्क लेने वाला होता है उस काम को करने में ये बहुत ही निपुण होते हैं।
अगली बात करें हम इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व, तो जैसा कि आप इस पीले वाले चित्र में देख रहे होंगे, इंट्रोवर्ट की पर्सनालिटी क्या है, वो संकुचित है, यानी कि उसने अपने व्यक्तित्व के चारों तरफ एक घेरा बना रखा है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की अगर कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये व्यक्ति कम बोलने वाले, एकांत प्रिय और लज्जाशील होते हैं। इनमें व्यवहारिकता का अभाव होता है, इसलिए ये कम लोकप्रिय होते हैं। ये भीड़ से घबराते हैं, ये व्यवहार कुशल बहुत कम होते हैं, इन्हें हंसी मजाक बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, असामाजिक होते हैं। इनकी कार्य क्षमता बहिर्मुखी व्यक्तित्व वालों से लेकिन बहुत अधिक होती है। ये सीधे साधे शांत स्वभाव वाले, छल कपट से दूर रहने वाले होते हैं। पढ़ाई लिखाई में ऐसे बालकों की रुचि क्या होती है, बहुत अधिक होती है, परंतु खेल कूद में ये बहुत कम भाग लेते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो ऐसे व्यक्ति अपने व्यवहार का प्रदर्शन सभी जगह नहीं कर पाते हैं और ये व्यक्ति मानसिक कार्य करने वाले होते हैं, जैसे चिंतन तर्क वाला काम करने वाले होते हैं, जैसे वैज्ञानिक, लेखक, कवि या परिस्थितियों। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये कठिन परिस्थितियों से क्या होते हैं, घबरा जाते हैं और इनमें निर्णय लेने की बहुत जल्दी क्षमता नहीं होती है। अगर वहीं उभयमुखी व्यक्तित्व यानी कि एम्बीवर्ट की बात करें तो इन्हें सबसे अच्छी पर्सनालिटी कहते हैं। इनमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों का गुण पाया जाता है और ये पर्सनालिटी सभी लोगों को खुश रखने वाले होते हैं। ये सभ्य और व्यवहार कुशल होते हैं। इनकी कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है। इनमें कर्मठता एवं विचारशीलता दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो अगला है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक, यानी कि जो अगला व्यक्तित्व का प्रकार है वो फिजिक के आधार पर इसको दिया गया है और इसको सबसे पहले दिया था अकॉर्डिंग टू शेल्डन ने इसको दिया था और इनके अनुसार जो व्यक्तित्व है फिजिक के आधार पर एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। तो सबसे पहले हम एंडोमॉर्फिक की बात करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति छोटे कद के और मोटे होते हैं। इनके शरीर में मांसपेशियों की तुलना में वसा अधिक होती है। इनका शरीर कोमल होता है, पेट बड़ा होता है और पाचन अंग अधिक विकसित होता है। ठीक है, दूसरा है मीजोमॉर्फिक। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका शरीर गठन उत्तम प्रकार का होता है। ये स्वस्थ होते हैं, इनकी हड्डियां और मांसपेशियां दोनों विकसित होती हैं। इनका शरीर गठीला और मजबूत होता है और इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। और एक्टोमॉर्फिक की बात करें तो ये व्यक्ति दुबले पतले और कमज़ोर होते हैं। इनकी मांसपेशियां लंबी, पतली और शक्तिहीन होती हैं। इनके शरीर में वसा और मांसपेशियों का सही अनुपात नहीं रहता है और इनका व्यक्तित्व आत्मसमर्पणकारी प्रवृत्ति का होता है। अगली बात करें हम तो अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि स्वभाव के आधार पर कितने प्रकार से पर्सनालिटी को बांटा गया है। शेल्डन ने ही बांटा है। तो सबसे पहला आता है सोमैटोटोनिक। सोमैटोटोनिक पर्सनालिटी वो होती है कि ये व्यक्ति जो है वो जोर जोर से बोलने वाले, साहसी, शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली, स्पष्टवादी, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और अधिकार प्रिय होते हैं। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा होता है सेरेब्रोटोनिक। ये व्यक्ति संयमी, धीरे बोलने वाले, एकांत प्रिय एवं संवेदनशील होते हैं। ये संकोची प्रवृत्ति की होते हैं। तीसरी अगर बात करें तो तीसरा है विसेरोटोनिक। ये व्यक्ति आराम फरमाने वाले, प्यार की अभिलाषा अधिक रखने वाले, स्वादिष्ट एवं मधुर भोजन पसंद करने वाले होते हैं। तो आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक जो है इंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक होते हैं और जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक का, जो कि हम आपको फिगर दिखाते हैं। देखिए ये फिगर है और उसका पूरा डिटेल है जिसको मैंने अभी बताया है। ये जो प्रदर्शित है
अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के आधार पर मैंने आपको ये चीज़ दिखाई। ये नेचर के आधार पर सोमेटोटाइप्स होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, सेरेब्रोटोनिक व सेरेटोनिक, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो कौन कौन से कारक हैं जो बालक के पूरे व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए इसमें आपका सबसे पहले होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो वंशानुक्रम, दिमाग यानी कि बुद्धि, और फिजिकल फीचर्स यानी कि जो हमारा फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि मान लो फिजिकल फीचर की ही बात करें तो शरीर रचना और बनावट का व्यक्तित्व के साथ क्या होता है, एक गहरा बॉन्डिंग होता है। ये व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे हम लोग किसी लंबे चौड़े व्यक्ति को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बहुत ही आकर्षक और स्मार्ट है, और ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास क्या होता है, वो कूट कूट कर भर जाता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है। तो ये कारक भी है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगर वहीं पर शारीरिक रचना ठीक नहीं है, उसमें किसी प्रकार का दोष है, तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो कुंठित होता है। वो अपने शरीर की दशा को देख करके प्रसन्नचित्त नहीं रहते हैं और अपने प्रति नकारात्मक भावना को वो भरने लगते हैं। दूसरी बात इसमें कही गई है बुद्धि की, यानी ब्रेन की। तो बुद्धि एक जन्मजात योग्यता होती है। कुछ बच्चों की बुद्धि बहुत तेज होती है और तेज बुद्धि के कारण वो अपनी क्लास के सारे सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, अपने पीयर ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो उनके अंदर क्या आता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और उनकी पर्सनालिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन वहीं अगर बच्चों की बुद्धि थोड़ी कमज़ोर होती है, वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, या उनको लोग डफर, बेवकूफ़ या बुद्धू कहते हैं, तो उनके अंदर एक हीन भावना आने लगती है और उनका व्यक्तित्व क्या होता है, वो पूरी तरह से कुंठित हो जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि कुछ हमारे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड भी जो हमारी पर्सनालिटी बनाने का है। अगर थायराइड कम हो, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम हो, तो बच्चों में क्रेटिनिज्म बीमारी हो जाती है। और उसके साथ ही पैराथायराइड ग्रंथि हैं, अग्नाशय ग्रंथि है और एड्रिनल ग्लैंड है। ये सारी ग्रंथियाँ भी जो हैं क्या करती हैं। उसके बाद गोनेट्स यानी कि सेक्स ग्लैंड भी जो होते हैं, फिर साथ ही नर्वस सिस्टम है। ये सारी चीज़ें भी हमारी पर्सनालिटी को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगली बात आती है, अगला है कल्चरल फैक्टर। अगर हम लोग कल्चरल फैक्टर की बात करें तो सभी का सांस्कृतिक वातावरण भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो हर एक सांस्कृतिक वातावरण में पैदा होने वाले बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि किसी एक संस्कृति का आचार विचार, व्यवहार, नियम, प्रथा, परंपरा, खान पान के तरीके, रहन सहन, वेशभूषा, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और बाल्यकाल से ही व्यक्ति के ऊपर उसके सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है और जो वो देखता है वही वातावरण वो अपनाता है और उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो उदाहरण में प्रारंभ में बच्चा जिस सांस्कृतिक वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसका आचरण, व्यवहार, खान पान, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने लगती हैं। तो उसका सांस्कृतिक वातावरण भी जो है उसको व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगला आता है फैमिली फैक्टर्स। तो फैमिली फैक्टर्स की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है जो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है,
ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो माता पिता की शिक्षा और आचरण, यानी कि कैसी शिक्षा है। शिक्षित परिवेश में जो बच्चे होते हैं उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा होता है, वो शिक्षित ढंग से व्यवहार को सीखते हैं। फिर बालक अभिभावक संबंध किस प्रकार का है। यदि कठोर माता पिता हैं तो उनके बच्चों का व्यक्तित्व बहुत ही डरा, कुंठित, तिरस्कार करने वाले माता पिता हैं तो ऐसे बच्चे भगोड़े किस्म के हो जाते हैं। पक्षपाती माता पिता हैं तो उनके अंदर, बच्चों के अंदर कुछ नकारात्मकता आ जाती है। और अति सतर्क माता पिता हैं तो ऐसे बच्चे किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते हैं। और लेकिन अगर डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक वातावरण है या व्यवहार है माता पिता का, तो ऐसे बच्चों की पर्सनालिटी सबसे अच्छी होती है। वो निर्णय ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, या पूरी तरह से कहें तो वो समाज के साथ अपना समायोजन स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ कहें तो परिवार का आंतरिक वातावरण, यानी परिवार में रहने वाले लोगों के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, कितना एक दूसरे के प्रति सौहार्द व्यवहार है, और ईर्ष्या है, जलन है, किस प्रकार का व्यवहार है, ये निर्भर करता है कि पूरी तरह से बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगा। इसी के साथ है फैमिली साइज़। यदि बच्चा जो है संयुक्त परिवार में रह रहा है तो वो संयुक्त परिवार में कई तरह की बातों को सीखता है और उसका व्यक्तित्व वो बहिर्मुखी हो जाता है। लेकिन आजकल जो है एकल परिवार में बच्चे ज़्यादा रह रहे हैं तो वो अपने तक सीमित हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है वो अंतर्मुखी हो जाता है। इसी के साथ साथ परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। कई बार देखा जाता है कि परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बालक कुंठित हो जाता है। वो अपने जो उसका समूह है, उसका जो सामाजिक परिवेश है, उसमें वो पूरी तरह से अपने को समायोजित नहीं कर पाता है। तो परिवार के लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्तर भी जो है वो प्रभावित करता है। अगली बात हम करें बालक का नाम। कई बार बालक का नाम भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। कभी कभी बच्चों का नाम जब वो बचपन में छोटे होते तो डुग्गू, डुम्बू, तो उनको बड़े होने, अभी तो छोटे होने पर उनके नाम का अर्थ नहीं पता, लेकिन बड़े होने पर उनको अपने नाम से चिढ़ होती है और वो बोलते हैं कि मुझे इस नाम से ना पुकारा करो। तो कई बार नाम भी जो है उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अपने नाम को लेकर के भी वो कभी कभार बहुत ज़्यादा कुंठित हो जाते हैं। फिर प्रारंभिक अनुभव की बात करें तो फ्रॉयड ने कहा था कि शुरुआती में, यानी कि गर्भ के समय और गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था से बालक जिस परिवेश में रहता है या उसकी नीड जिस तरह से फुलफिल की जाती है उसका भी, यानी जो बच्चा है उसकी लैंगिक आवश्यकता को जिस अनुसार पूरा किया जाता है उस अनुसार भी आगे चलकर उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। ठीक है। और अगला हम बात करें सोशल फैक्टर की, तो एरिक्सन ने इसको बहुत अच्छे से समझाते हुए कहा कि समाज के कुछ कारक हैं वो जो है बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित, यानी सामाजिक कारकों से व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। यानी कि अगर बचपन में उसकी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और तो उसके अंदर एक विश्वास आता है, आशा उत्पन्न होती है। उस आगे चल कर के अगर उसको स्वतंत्र कार्य करने के लिए छोड़ा जाए तो बच्चे के अंदर स्वयं कार्य करने की क्षमता जागृत होती है, आत्मविश्वास आता है और आगे चल कर के ये व्यक्तित्व जो है वो सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर बचपन में ही बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति ना की जाए और वहीं से उसका नकारात्मक व्यक्तित्व विकास होने लगे तो आगे चल कर के भी जीवन में वो नकारात्मक व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि व्यक्तित्व को बायोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, फैमिली फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं। अगली बात हम करते हैं कि जैसे आप इसको इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं और अपने पढ़ने के लिए आप इसको देख सकते हैं। और इसके साथ और भी कुछ मैंने स्लाइड्स में बताया है कि कौन कौन से और भी फैक्टर हैं जो हमारी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं।
और जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम बताना चाहेंगे कि बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में उनके जन्म क्रम का भी विशेष योगदान होता है। ठीक है, तो सामान्य वंशानुक्रम एवं पारिवारिक सामाजिक परिवेश एक होते हुए भी बालक का व्यक्तित्व विकास उनके जन्म क्रम से प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट बॉर्न बच्चा है, यानी कि जो पहला बच्चा होता है वो क्या है, शुरुआती दौर में इकलौता होने के कारण उनके खिलौने पर केवल उनका ही अधिकार रहता है। वह माता पिता, दादा दादी, परिवार और अन्य सदस्यों पर केवल अपना अधिकार समझता है और वो ये नहीं चाहता है कि दूसरे लोग उसके माता पिता के साथ रहें और खेलें। और लेकिन वहीं पर मिडिल बॉर्न यानी दूसरा बच्चा जब आता है तो दूसरे बालक के जन्म लेने पर उसका यह अधिकार छिन जाता है। ठीक है, और कभी कभी उसे तिरस्कार और अवहेलना भी सहनी पड़ती है। इसके कारण वो आक्रामक और उत्तेजक, बहुत ज़्यादा उसके अंदर अनिश्चितता या ये सारी चीज़ें विकसित होने जाती हैं। जो लास्ट बॉर्न बच्चे होते हैं वो सोशल चार्मिंग वाले होते हैं, आउट गोइंग होते हैं। ठीक है ना, और मल्टीपल जो उनके अंदर पर्सनालिटी डेवलप होती है, सेल्फ कंसर्न्ड होते, सेंटर्ड होते हैं और उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छा डेवलप होती है। लेकिन जो बच्चे द ओनली चाइल्ड यानी जो इकलौते होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंट होता है और लेकिन वो सारी चीज़ों पर अपना एकाधिकार समझते हैं और इनकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट भी हो सकती है और इंट्रोवर्ट भी होती है और ये बहुत जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं। ठीक है, पर इनका ऊपर फैमिली का अटेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी किन शब्द से मिलकर के बना है, पर्सनालिटी का अर्थ क्या है, पर्सनालिटी की परिभाषा क्या है, पर्सनालिटी को कितने भागों में बांटा गया है और पर्सनालिटी को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। आशा है कि आपको ये चैप्टर ठीक लगा होगा और आप इस जो महामारी का दौर है इसमें आप अपने को पूरी तरह से स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए और अपने पढ़ाई पर फोकस